नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट पर चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर चुनाव होंगे। 7 मई को तीसरे चरण में 94 और 13 मई को चौथे चरण में 96, 20 मई को पांचवें चरण में 49, 25 मई को सातवें चरण में 57 और सातवें अंतिम चरण यानी 1 जून को 57 सीट पर चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चुनाव आयुक्त ने एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर कहा कि दुश्मनी करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर ख्याल इतना रहे फिर कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसी नोट पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि अब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव की तारीख की घोषणा तो हो गई है, लेकिन तैयारी कैसी है, जनता के बीच आप जाएंगे किन मुद्दों को लेकर। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा 5 साल में क्या किया कि दोबारा आपको लेकर आएँ, और विपक्ष से सवाल पूछेंगे कौन से मुद्दे हैं जिनमें कमी रहेगी और इनको भुनाने के लिए आप मतदाताओं के पास जाएंगे, उनका मत अपने पक्ष में करने के लिए आप कन्विंस कर पाएंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं, हरियाणा के एक मंत्री हमारे साथ हैं, मूलचंद शर्मा जी। आप का बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। अभी आपको मंत्री जी ही मैं कह पाऊंगा क्योंकि अभी विभाग का जो बंटवारा है वो होना बाकी है। तो मूलचंद जी, अब आपको जिसका इंतज़ार था, भारतीय जनता पार्टी को जिसका इंतज़ार था, देश को जिसका इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। तो अब जो चुनाव में जाएंगे, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा के पास हैं, तो जनता में कौन सी ऐसी बात लेकर जा रहे हैं कि आपको फिर से वो 10 की 10 सीटें जितवाएं जिनका आप दावा करते आ रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? मुकेश राजपूत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो चुनावी क्षेत्र में है, और डेट की आज घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव है। हरियाणा 25 मई जी और 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, और मैं आपका इस तरह का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा में और पूरे देश में ऐतिहासिक काम हुए। आप कहीं जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किस से जाए, किसको लेके जाए। आज हरियाणा में जाके देखिए, दर्जनों हाईवे देखिए, आप दर्जनों रोड देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र को देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए, आप जो जिस तरह की भ्रष्टाचार हरियाणा में जननी थी, खर्ची और पर्ची कभी कल्पना भी नहीं थी। हरियाणा से खर्ची और पर्ची खत्म, आम व्यक्ति, गरीब का बेटा ईटीओ लग जाए, डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, एसीएस लग जाए, ये कभी कल्पना भी नहीं थी। पहले मंत्रियों के रिश्तेदार, उनके करीबी लोग, उनके मित्र लोग ला करते, गरीब व्यक्ति को कभी नहीं हुआ। जितना बड़ा भ्रष्टाचार पेंशन के नाम से, दूसरे के नाम से, जो 1100 करोड़ के आसपास, जो अब ऑनलाइन के बाद ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो पैसा जाता है, जो जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन में दी थी, 1100 कुछ करोड़ रुपए जिसकी बचत हुई है। इस तरह के अनेक काम हैं जो हरियाणा में हुए हैं। मैं कहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग कार्य हुए। जी, अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में आप परिवहन मंत्री थे। अभी यहाँ पर जो नई सत्ता आई है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, नायब सैनी, उनमें भी आप कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। हालांकि अभी आपको विभाग कौन सा मिलता है इस पर चिंतन चल रहा है। तो 6 सीटें अभी घोषित की हैं 10 में से, और उन 6 सीटों में से जो 3 सीटें हैं उनके उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। नए चेहरों के तौर पर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से अपनी किस्मत आजमाएंगे, और अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके, फिर टीएमसी में भी गए,
उनको सुनीता दुग्गल की जगह टिकट दी गई है। तो ये जो 3 नए चेहरे आए हैं, 3 की टिकट काटी गई, 3 पुराने आए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, संगठन का है चुनाव लड़ाने का काम। और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन लोकसभा का लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, संगठन ने तय किया है कि अशोक तंवर जी को टिकट सिरसा से दिए, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल से दी है, और बंतो कटारिया हमारी सिरसा से है, बंतो सॉरी कटारिया अम्बाला से है। अम्बाला तो से। मेरा ये कहना है कि अम्बाला से जी जी। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और बहुत बड़ी जीत के लिए जो काम किए हैं, और मुख्यमंत्री जी के पहले भी करनाल से बड़ी जीत हुई थी, आने वाले समय भी करनाल से बड़ी जीत होगी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पिछला ये 10 साल का शासन रहा केंद्र का, और तकरीबन 9.5 साल का आपका हो गया हरियाणा का, तो ऐसी 3-4 चीज़ें जिनको लेकर हम कहें कि जो वोटर हैं उनको आपसे प्यार हो गया है और इस बार भी वोट वो मोदी के नाम पर ही डालेंगे, आप के जो संसद में जाने के लिए जो लोग टिकट लाए हैं उन्हीं को वोट देंगे? कुछ ऐसी उपलब्धियां आप हमें गिनवाइए, इस बहाने आपका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और जनता की याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, 40 साल का इतिहास देखिए, चलने के लिए रोड नहीं थी, रजवाए नहीं थे, आज किसानों की क्या हालत थी, किसानों की बुरी हालत थी। आज मंडी की, आज हरियाणा में मार्केट कमेटी हर किसान के खेत तक, आज सड़कों का जाल, आज हाईवे का जाल, आज हाईवे जाल देखिए, रेलवे कॉरिडोर देखिए, नए रेलवे देखिए, सारे उद्योग में अच्छे दिए। सबसे बड़ा जीएसटी आज हरियाणा जीएसटी में, छोटा प्रदेश नंबर 1 जीएसटी में। ये सब विकास के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, रेलवे कॉरिडोर की बात करें या हाईवेज की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, या हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से दिया था, मुझे उस दिन याद है। और आज बेटियों का आंकड़ा आज 1000 के पीछे 900 के आसपास, जो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, 900 साढ़े 900 के आसपास बेटियां का आंकड़ा है, ये हरियाणा कर दिखाया। हरियाणा में आज हर 20 किलोमीटर कॉलेज देने का काम किया, बेटियों को फ्री रोडवेज की बस लगाने का काम किया, जो 1 लाख से ज़्यादा से आय कम है उनको फ्री शिक्षा देने का, सरकारी में पढ़ाएं, प्राइवेट पढ़ाएं, एडेड में पढ़ाएं, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जितने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन पे, और चाहे रोडों के किसी भी क्षेत्र में जाइए, चिकित्सा में जाके देखिए, आप हॉस्पिटल की बात करें, आज हॉस्पिटलों का मेडिकल कॉलेज आज इतने हरियाणा में है। आज पानी, दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम किया। दक्षिण हरियाणा में कभी पानी की कल्पना, जब बारिश का समय, जब 1 महीना हम अपना भियाणी, महेंद्रगढ़, नारनौल के इलाके में पानी देते हैं, पानी का स्टोर करते हैं, रिचार्ज होता है, ये कभी कल्पना थी? कभी थी भी नहीं। जिस नाम के आदि व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला करती थी, नौकरियों की बोर्ड। आप फरीदाबाद से आते हैं और परिवहन मंत्री रहे, तो हम इन दोनों ही विषयों पे बातचीत करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम कहते हैं कि हरियाणा के सबसे कमाऊ पूत हैं, और परिवहन मंत्री के तौर पर जो ये आपका कार्यकाल रहा, मनोहर लाल खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो परिवहन के क्षेत्र में ऐसी कोई उपलब्धि आप हमें गिनवा सकें जो दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें तो उससे बेहतर है? या परिवहन के तौर पर आपने बताया सड़कें हमने बहुत अच्छी बना दी हैं, तो उसमें जाहिर है कि जो नेशनल हाईवे उसका भी हाथ रहा होगा। नेशनल हाईवे के अलावा जो दूसरी जगह हैं वहाँ पे किस तरीके से विकास हुआ है? बसों की संख्या या जो ट्रांसपोर्ट के जो नियम हैं उनमें कौन कौन से सुधार आपने किए हैं? मुकेश जी, आपको मैं जानकारी दूंगा, जब परिवहन मंत्री बना, जब हरियाणा रोडवेज की मुझसे 3200-3300 बसें थीं जी। आज हरियाणा रोडवेज का जो बेड़ा है, जो बेड़े में होनी चाहिए, आज 5400 का बेड़ा है। आज 5200 बस हम पे, आज इस समय हम पे बस हैं। हमने
हरियाणा रोडवेज के बस में एसी, नॉन एसी, ऑर्डिनरी बसों को, मिनी बसों को, और इसके बाद 375 हमने इलेक्ट्रिकल बस हरियाणा में की शुरुआत की। हमने लेटेस्ट मान लो अगर किसी को जानकारी है बस कहाँ है, उससे हमने जोड़ने का अपना पैनिक बटन देने का काम किया। पैनिक से जानकारी हो कहाँ बस है। सवारी को अपने ई टिकटिंग की हमने शुरुआत की। ई टिकटिंग से आदमी को ये भी जानकारी मिलती है भी आदमी, हमने गरीबों को भी 1000 किलोमीटर जाने के लिए सुविधा दी है। जो बीपीएल वाले हैं, गरीबी रेखा के आते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सबसे पहले हरियाणा ने की है। और हरियाणा ने परिवहन महकमे को जितना, हरियाणा के इतिहास में पहली बार परिवहन महकमे में जितनी विकास हुआ है, परिवहन को जितनी बसें दी हैं, परिवहन जितने ऑनलाइन बुकिंग चालू हरियाणा ने की है। तो मेरा ये कहना है कि रोडवेज में बस स्टैंड देखिए आप, सब डिपो देखिए, हरियाणा के बस स्टैंड एक से एक बढ़िया 5 स्टार है। तो मैं कहता हूँ एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्रों में हमने परमिट, प्राइवेट के जो गरीब रेखा उनको भी परमिट देने के लिए प्रक्रिया हमने चालू की है। जी, जो पिछला चुनाव था 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2019 की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा चुनाव था कि आमतौर पर जो सांसद चुन के जाते हैं वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव की ये खासियत थी कि मोदी साहब के नाम पर जो भी भारतीय जनता पार्टी में सांसद का उम्मीदवार हुआ वो उस लहर में सांसद बन गया। उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हर एक आदमी ने जो वोट डालना था वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही डालना था। तो आज की तारीख में भी क्या वही हवा बह रही है, या जो आपने उम्मीदवार अब चुनेंगे, 6 चुन लिए हैं आपने, 4 और चुनेंगे, उसमें से उनको खुद की भी मेहनत करनी पड़ेगी, कैंपेनिंग वगैरह पे जाना पड़ेगा, या मोदी नाम से नैया पार लग जाएगी? मुकेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव है। और चुनाव पे क्या है कि हर व्यक्ति करता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन है। जहाँ मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको हर व्यक्ति चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, और इसे लोग वोट डालेंगे कि सारी दुनिया में हम सब लोगों का, हिंदुस्तानियों का जो सम्मान बढ़ा है, सम्मान के साथ हमारी इज्जत होती है। बच्चे नौकरी करने जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, व्यापार के क्षेत्र में जाएं, देता सम्मान सारी देश और दुनिया में हमको मिला है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा, चाहे मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी, सब मोदी जी को पसंद करता है। हाँ, जहाँ प्रत्याशी भी का भी एक है, प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी का क्या उसका आभाव है, क्या सामाजिक क्षेत्र है। मैं कहता हूँ आज लोग वोट ज़्यादा सब ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। और जो 400 पार का नारा दिया है सरकार का, गठबंधन का, उस लक्ष्य को लेकर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी कहता है कि मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं कमल को वोट दूंगा, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आम व्यक्ति मोदी को पसंद करता है। मोदी पहली पसंद है देश की। प्रत्याशी अगर कोई कम, उसको भी नहीं देख रहा, कहते मोदी जी को वोट देना है। ये सबसे बड़ी कभी कल्पना भी नहीं थी। कभी रजवाड़े हुआ करे, छोटे छोटे रजवाड़े होके 40-40 लेके प्रधानमंत्री बनाते थे। सरकार 2 साल चलती थी, 1.5 साल चलती थी, फिर उसके बंटवारे, कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये पहली सरकार ऐसी है जहाँ 10 साल में जो कहा वो करके दिखाया। और मोदी जी बहुत बुरा, चाहे 370 की बात करी, या 35 की बात करी, या राम मंदिर की बात करी, या किसी भी क्षेत्र में जो कहा वो करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति की पसंद है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर व्यक्ति चाहता है। वोट नरेंद्र मोदी जी को डालेंगे और मोदी जी के नाम से 400 पार पूरे देश में पूर्ण बहुमत और 400 पार का जो आंकड़ा है उसको पूरा करेंगे। जी, मतलब कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। और इसी के चलते जो गठबंधन में आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, दोनों पार्टियां अलग हो गई। मैं बात भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की कर रहा हूं, क्योंकि अगर उनको सीट दी होती और वो अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे होते तो वोटर शायद थोड़ा सा पजल हो जाता
कि मैंने तो कमल के फूल पे मोहर लगानी थी, यहाँ पे तो निशान दूसरा है, तो वो शायद वोट की गफलत हो जाती, यही सोचा होगा, इसी के चलते गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा राज्य का गठबंधन था, हमारा चुनाव का कभी गठबंधन नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने। हम राज्य के दोनों साझीदार थे, हम राज्य में दोनों ने सरकार चलाई और हमने चुनाव का कभी गठबंधन नहीं करा था। चुनाव के हम पहले भी कहते 10 की 10 हम भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सीट जीतेंगे और 10 के 10 प्रत्याशी जो लोकसभा के होंगे और बहुत बड़ी जीत होने वाली है। हरियाणा की इतनी बड़ी जीत होने वाली है, 10 की 10 सीट पिछले रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। कभी हमने गठबंधन की बात करी, किस दल से गठबंधन है, ना हमने विधानसभा की बात करी, ना हमने लोकसभा की बात करी। हमने कहा था हमारा लोगों से गठबंधन है, पार्टी से गठबंधन नहीं है, लोगों से है और लोगों से कमल के फूल का है, देश के प्रधानमंत्री का गठबंधन है। उसको लेके हम चले थे भी 10 की 10 हमको चुनाव जीतने हैं। ना हमने की सरकार तोड़ी, ना हमने सरकार का, जो लोग जाना है उनका अपना काम है। जी, तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं और ये आखिरी सवाल विपक्ष को लेकर है, लेकिन विपक्ष ने तो गठबंधन कर लिया है, कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। वो आम आदमी पार्टी को एक सीट दे चुके हैं, उस सीट पर जो सुशील गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी सीट घोषित नहीं की है। वहाँ पर एक नाम और आज सुबह सामने आया, कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला भी लड़ेंगे। तो ये जो राजनीतिक पार्टी जिसने गठबंधन किया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और साथ में इनेलो से अभय चौटाला उतरेंगे, तो लग रहा है आप कुछ चुनौती दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नहीं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी एक बात कहना है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है, देश की बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, जिसकी हालत यहाँ होगी। हरियाणा में गठबंधन करना पड़ा, उनकी आप लड़ने की बात छोड़िए, टिक नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी आंधी है, टिकने की बातें हैं। आम व्यक्ति चुनाव के, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे भी, कोई नॉमिनेशन कराएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। चाहे कुरुक्षेत्र में कोई हो, कहीं लड़े, बहुत बड़ी लोगों की, आज लोगों की पार्टी नहीं, लोगों का भरोसा विश्वास है कि हमने मोदी जी को वोट देना है, कमल को वोट देना है। कितने ही गठबंधन कर लें, इन गठबंधनों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो 40-50 साल गए गठबंधनों में गए हैं, देश कहाँ से कहाँ चला गया, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये कारण है ना। लोग सोचते पहले देश की हालत क्या थी, आज बिना गठबंधन के देश कहाँ पहुँच गया है, सारी दुनिया में सम्मान है। कौन वोट देगा गठबंधन, कोई वोट देने वाला नहीं है। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मई की अगर हम बात करें तो अभी समय है और अच्छी खासी आप तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़े हैं केवल ढींगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है ढींगरा साहब आपका। और ढींगरा साहब का परिचय भी आप जानते ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइज़र रहे जब वो सीएम थे, और आज भी ये मीडिया एडवाइज़र हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अब चुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई हैं, आपने 10 में से 1 सीट तो दे दी आम आदमी पार्टी को, 9 सीटों की घोषणा आपकी कब होगी? लेट नहीं हो गया? अब तो चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का भी ऐलान कर दिया। ढींगरा साहब, देखिए 18 तारीख को हमारी मीटिंग है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद अभी क्योंकि हरियाणा स्टेट का मुझे मालूम नहीं है कब होगा, लेकिन अभी तो मई और जून की डेटें हैं, तो यहाँ भी अपना कार्रवाई कर रही है पार्टी, और वहाँ भी दिल्ली में भी सारा सीईसी लगी हुई है। अभी हमारी करीबन 82-84 सीटें आ चुकी हैं और बाकी के लिए भी तैयारी हो रही है, और सभी 543 सीटें जो हैं और उसका चुनाव जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से सारी सीटें लॉन्च हो जाएंगी और हरियाणा की भी हो जाएंगी। किशन बेदी जी का, किशन बेदी जी मनोहर लाल खट्टर साहब का जो पहला कार्यकाल था 2014 से 19 तक, उसमें मिनिस्टर थे और अभी पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर उनसे जुड़े हुए थे, आज जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या तैयारी है? तारीख आ गई अब तो। देखिए, चुनाव आयोग ने आज बहुत 7 चरण में देश का चुनाव
जी करने की घोषणा कर दी है। और जो जो एहतियात बरतने के लिए देश के मतदाता को हाँ और चुनावी पार्टियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को जी और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी बंधुओं को जो जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं, हाँ वो इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, इस लोकतंत्र को ताकत देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं स्वयं से अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और हम प्रयास करें कि अन्य दल भी इन सभी जो जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने हमको दिए हैं उसका अनुपालन करना चाहिए। जी और ताकि जो हमारे देश का लोकतंत्र है पूरी दुनिया के अंदर एक जिसका नाम है, जिसके लिए लोग एक पहचान के तौर पर जी इस देश की लोकतंत्र का लोग उदाहरण देते हैं, जी अनुपालन वो तो लोकतंत्र बेदी हमारा साहब, जिंदा है। अनुपालन तो अब जो चुनाव आयोग है वो करवा लेंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है। तो अब चाहे पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, अब उनके हाथ में अनुपालन करने के अलावा और कुछ रहता नहीं है, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो फिर सर्वे सर्वा जो हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं और हर पार्टी की हर हरकत पे नज़र रखी जाती है। जो कांग्रेस पार्टी है उसने गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी से और एक सीट उनको दे दी है। आपने गठबंधन नहीं किया, आप में जो राज्य में जिनके साथ गठबंधन था वो भी अलग हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये जो बाकी सीटें हैं ये भी आपके कहे मुताबिक भाजपा के ही प्रत्याशियों को आवंटित की जाती हैं, तो आपका कंपटीशन है कांग्रेस के साथ, आपका कंपटीशन है आम आदमी के साथ, आपका कंपटीशन है जेजेपी के साथ, आपका कंपटीशन है इनेलो के साथ। यानी 4 मुख्य जो पार्टियां हैं उनके मैंने नाम लिए। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी हैं वो भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं, अकाली दल भी आ सकता है क्योंकि उसके साथ भी कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। राजकुमार सैनी को क्यों बोल रहे हो आप? राजकुमार सैनी जी की भी पार्टी है, वो आपके पुराने दोस्त हैं। हाँ मुकेश जी, जी जी आप मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से हो। हाँ, उसमें कोई शक ही नहीं है, मैं तो घर तो पे भी मैं बताता आपसे हूँ। एक हाँ हाँ एक निवेदन, एक बात मैं जो करना चाह रहा था वो मेरी बात बीच में आपने हाँ रोक दी। जी मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम एक सभी लोगों को संविधान के अनुसार हाँ चुनाव आयोग पालन कराए, डंडे से कराए, कानून से कराए, उससे पहले हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए सभी मतदाता के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेवारी बनती है। मेरा कहना केवल इतना ही भाव था। हाँ अब रही बात गठबंधन की और अन्य दलों की, देखो डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जी गठबंधन बनाने का भी अधिकार है, जी परंतु 5 साल एक दूसरे को जी भरकर गालियां देंगे। हाँ पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली में के अलावा यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे, राजस्थान में गठबंधन नहीं करेंगे, गुजरात में गठबंधन नहीं करेंगे, हाँ वहां तो कांग्रेस को गाली देंगे। हाँ और यहाँ पे आके कहेंगे कि आम आदमी पार्टी हम सभी साथ साथ है। हाँ भाई ये साथ साथ कोई उत्तर प्रदेश का मतदाता को जवाब थोड़ी दे रहा आपको। नहीं, वो तो वो भी क्या गठबंधन, वो भी आप गठबंधन करके तो जाओगे, वो भी आपको बेदी साहब गठबंधन तो सुविधा के अनुसार होता है ना। अब देखो ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल में वो स्ट्रांग है तो वो क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। आपको हरियाणा में लग रहा है कि आप स्ट्रांग हो तो आप जेजेपी के साथ क्यों करोगे, अकालियों के साथ क्यों करोगे। जहाँ पे कमजोर होता है तो वहाँ पे गठबंधन होता है ना। कांग्रेस ने मान लिया कि हम कमजोर हैं। ये तो कांग्रेस वाले जाने, उनको भी स्क्रीन नहीं, पर आप लेकर आए, बात तो ढींगरा आप- साहब को आप मेरी बात को और आप interrupt कर चौटाला रहे हो, साहब मैं को आपसे भी। पूछूंगा। हाँ अभी जी हुड्डा जी का बयान था कि आदमपुर में 5,000 वोट भी नहीं आई, भगवंत मान जी भी आए, अरविंद केजरीवाल जी भी आए, सारा कुछ आया। हाँ हम तो इनके साथ चिमटे से भी नहीं छुएंगे आम आदमी पार्टी को। हाँ पंजाब में पानी पी पी के आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोस रही है। हाँ अब यहाँ पे आके गठबंधन, कहाँ का गठबंधन है? डेमोक्रेसी को किसी प्रकार की तो कोई उदाहरण पेश करना चाहिए ना। जी ये तो दुनिया के अंदर, मेरी भी आज 55-57 साल की एज हो गई है हाँ और लगभग मैं 35 साल से हाँ राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ। हाँ। गठबंधन हमने भी किए हैं, ताऊ देवीलाल जी के साथ भी किए हैं, हाँ। हमने बंसीलाल जी के साथ भी किए हैं, भजनलाल जी के साथ भी किए हैं। जी परंतु हाँ। ये थोड़ी है कि हम यूपी में जाकर ताऊ देवीलाल जी को या चौटाला जी को गाली देते थे हाँ या राजस्थान में जाके गाली देते थे। हाँ मेरा कहने का भाव ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस ने गठबंधन किया है, ये लोगों को ना हजम होने वाला गठबंधन है। और कांग्रेस के लोग तो सीधे सीधा आके ये कह रहे हैं, ठीक है बेदी जी, गठबंधन नेताओं ने किया, मतदाता ने थोड़ी किया आम आदमी पार्टी से। अच्छा
हाँ हाँ। हाँ, ये कांग्रेस और के जिस कांग्रेस के ढींगरा साहब जुड़े हुए हैं, अगर आप कहें तो उनसे भी मैं इसका जवाब ले लूं। ढींगरा हाँ साहब। बिल्कुल। ढींगरा साहब हमारे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हाँ। हैं। अच्छा, केवल ढींगरा जी का भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, और चौटाला साहब हैं हमारे साथ में जी। रंजीत चौटाला जी हैं हमारे साथ में, या नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, या फिर इन्होंने साजिश की है, क्या नाम अपने किशन बेदी जी ने, कि सबके नेटवर्क ही डाउन करा दिए। सत्तारूढ़ पार्टी है ना, ये कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो हमारे मुकेश राजपूत जी हैं। जी जी। तो ये आपने दोनों के नेटवर्क ही डाउन करवा दिए हैं बेदी साहब, फ्रेम नहीं मिल रही हमें। आज रात तक आपके ऊपर ब्लेम लगने वाला है कि बेदी जी का दोस्ती निभा रहे हैं मुकेश राजपूत जी। जी जी जी। एक ढींगरा जी आ गए मेरा साथ देने के लिए। ढींगरा जी, ये मेरे को लग रहा है साजिशें हो रही हैं आपके साथ। बेदी साहब ने आपका और चौटाला साहब का, दोनों का ही नेटवर्क डाउन करा दिया। साथ में लेकर आए किशन बेदी जी को और ढींगरा साहब को, और ये कह रहे हैं आपकी पार्टी तो कमज़ोर हो गई है, चुनाव में आने से पहले ही आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि जनता को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप ठां कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे। केश भाई, हमारा देश लेवल पे 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है, सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। हाँ, तो और मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ। 28 पार्टियां जो है वो सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश की। अच्छा, सुनिए सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 28 पार्टियां सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश की। हाँ, हाँ। जिनके साथ हमारा गठबंधन है। हाँ। और इनका 36 पार्टियों का एनडीए के साथ गठबंधन है। हाँ। अपने गठबंधन को तो बता भी नहीं रहे, अपने तो सिर्फ मोदी जी बता रहे हैं। हाँ। और पिछले दिनों जब 36 पार्टियां थी, वो कह रहे हैं कि हमारी तो होंगी 370 पार। हाँ। और जो एनडीए गठबंधन में उनकी 400 पार। हाँ। तो इसका मतलब ये सिर्फ 30 अपने तरफ से एक हाइपोथेटिकल 30 सीटें उनको एनडीए को दे रहे हैं। तो मतलब कि एनडीए फेल है। इसका अच्छा, मतलब ये है कि मोदी आपकी जो पार्टियों के गठबंधन है, आपको ये बताना चाह रहा ढींगरा हूं जी, आज की डेट में ढींगरा जी सुनो तो सही। आपकी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसमें कौन जी, सी हैं बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके साथ आपका गठबंधन है? जी जी हाँ। उसका मैं बता रहा हूं कि जो पिछला 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली थी। अच्छा। और मोदी जी को 22 करोड़ वोट मिली थी। और जो दूसरी जो हमारे साथ पार्टियां हैं उनको 32 करोड़ वोट मिली थी। अब वो 32 करोड़ वोट और 12 करोड़ कांग्रेस की वोट आपस में मिल गए हैं, वो सारी पार्टियां 44 करोड़ हो गई हैं। अच्छा। और बीजेपी जो है वो अब 22 करोड़ वोट पे है। हाँ। तो आधे आधे पे आ गई है। हमारे पास 44 करोड़ वोट का 2019 का आंकड़ा और इनका 22 करोड़ का है। अच्छा, मतलब ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि अब हार रहे ढींगरा हैं साहब, मोदी जी, ढींगरा साहब इसलिए सुना भी करो ना, आप सुनते नहीं हो यार। मैं हमेशा चंडीगढ़ में भी आपसे यही कहता था, सुनते नहीं हो आप। और बेदी साहब भी साथ में हुआ करते थे उस वक्त। सुनाओ तो सुनाओ मतलब सर, सुनाओ। अपने इनसे होगी डबल, सुनाओ सर, सुनाओ। भाजपा से डबल हो गया अपना आंकड़ा। जी, जी, तो जी। मोदी साहब दावा कर रहे हैं 400 सीटों का, तो जी, कांग्रेस डबल। को दावा करना चाहिए 800 सीटों का। जी जी और जो सबसे बड़ी पार्टी में से जो सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, भाजपा से अगर गठबंधन हो जाता नहीं। तो ये सारा कलेश ही खत्म हो जाता। हरियाणा में भी ये 75 पार के नारे दे रहे थे, 40 पर रह गए थे। अब बात है, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 100 सीटों से नीचे रहेंगे। अच्छा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एनडीए 100 सीटों पे नीचे होगी। हाँ। कहने को 400 कह दे, चाहे 600 कह दे, लेकिन हम जो है इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है और मोदी जी जो है ओपोजिशन में बैठेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जी। आप ये देखिए कितने मुद्दे थे। युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, छोटे दुकानदारों के, किसानों के मुद्दे हैं। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उन पे डिस्कशन करें तो मैं आपको सारी बात बताऊं। बताओ। इसमें आप ये देखिए 20 करोड़ रोजगार मोदी जी ने युवाओं को देने थे, कोई 20 करोड़ रोजगार दिए नहीं। अब महंगाई की मार से लोग दुखी हैं। हाँ। चाहे वो पेट्रोल हो, सीएनजी हो, आटा हो, नमक हो, चावल हो, खाने पकाने के तेल हो, दूध हो, सब महंगा हो चुका है। जीएसटी की लूट कर रही है सरकार लगातार, किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार। आप ये देखिए 3 काले कानून बनाए थे सरकार ने और उसके बाद मोदी जी ने माफी मांग करके वापस ले लिए। 750 किसान शहीद हो गया। अभी देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे थे। आप ये देखिए कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, संदीप सिंह, ये रमेश कौशिक एक नए एमपी एक सोनीपत से, सबकी वीडियो वायरल हो रही है। सब जो है महिलाओं के अपराधों में फंसे पड़े हैं।
और ये मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ले रहे हैं। किशन बेदी हमारे जी, जो सोनीपत किशन के बेदी जी MP हमारे हैं, साथ अभी हैं। मौजूदा बेदी MP साहब, हैं ये बीजेपी के, जो उनको हटाया नहीं आरोपों जा की रहा। झड़ी, संदीप ये जो सिंह आरोपों MLA की उनको हटाया नहीं झड़ी जा रहा। ढींगरा साहब लगा रहे हैं, ये आरोप जो है कहे कि आरोप मात्र हैं, या जो अभी चुनाव आयोग एक शेर कहे गए और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहा है। बेदी साहब को भी लाइए स्क्रीन पर, कि बहुत मशहूर शेर है और आमतौर पर कहते रहते हैं कि दुश्मनी करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, ख्याल मगर इतना रहे कि फिर कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो आज ढींगरा साहब कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि कल फिर आमने सामने बैठेंगे तो कहेंगे कि अरे बेदी साहब वो टीवी पे तो बोलना होता है ना, इसलिए बोल दिया था? कोई ऐसी बात आपको लगी हो? मुकेश जी, जी पहले तो आप ढींगरा साहब से एक प्रॉमिस ले लो। हाँ मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया बिल्कुल भी, हाँ एक एक वर्ड सुना है। हाँ, तो इनसे पूछो कितनी देर चुप रह सकते हैं, मैं उतनी देर ही बोलूंगा। ये तो ना ढींगरा साहब बता सकते ना मैं बता सकता, जब इनके मन में आएगी बोल लेंगे ये। तो आप बोल लो, टाइम मत वेस्ट करो। मेरी बात, हाँ जी, इन्होंने पहला वादा ये बताया है कि हमारा कितने 22 दलों से गठबंधन है इनका, हाँ या 2.5 से जो बोल रहे थे। हाँ मैं केवल एक सुझाव के तौर पे कह रहा हूं, क्या जब ये 17 सीटों पे उत्तर प्रदेश में समझौता कर रहे हैं अखिलेश से, क्या आम आदमी के पार्टी के लिए 2 सीटें भी अखिलेश नहीं छोड़ सकते थे क्या, या ये अपनी 15 नहीं रख सकते थे क्या? अब अखिलेश का गठबंधन सवाल करना आप तो पूरे इनसे क्यों देश में पूछ रहे करो। हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना इनसे। अच्छा, मैं यही तो विचारधारा की लड़ाई है। हाँ अखिलेश केजरीवाल को गाली देगा, कांग्रेस दोनों से प्यार करेगी, बिहार के अंदर लालू यादव इनको प्यार करेगा, अरविंद केजरीवाल लालू यादव को चारा चोर बताएगा। ये जम्मू कश्मीर के अंदर अब मुफ्ती मोहम्मद से सलाह मशवरा करेंगे या फारूक अब्दुल्ला से करेंगे, पता ही नहीं अभी। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये बेहिसाबा और बेढंगा गठबंधन है जिसको जनता ने नकार दिया। नंबर 1 की बात सुन लो जी। नंबर 2 पे इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें हैं, जनता एनडीए की 200 सीटें बताया, कितनी बताए, कितनी सीट बताई थी इन्होंने? अब आपने मना किया ना इनको बोलने के लिए, तो बता नहीं रहे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताई थी आपके सामने? नहीं, खुद बताएंगे। ढींगरा साहब अब आप बोल सकते हैं। 100 से नीचे, 100 से भी नीचे, मैं तो कह रहा हूँ 100 से भी नीचे सीटें रहेंगी भाजपा की। हाँ, ये एनडीए गठबंधन की, मैं तो ये कह रहा हूँ, और इंडिया गठबंधन सरकार अब बनाएगा। सुन लो ढींगरा जी, अब हाँ। सुन लो, पता लग गया उनको 100 से नीचे बोला आपने। हाँ जी, सीटें रहेंगी, मैंने मान लिया इनकी बात को। जी जी, परंतु हाँ। 4 जून को जब काउंटिंग होगी, हाँ फिर ये इनको इनसे एक कसम ले लो, एफिडेविट ले लो आप, हाँ। कि ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे ये, हाँ हाँ या फिर धाड़ा मार मार के रोकते हैं। हाँ, आपके चैनल पर जहाँ होते पे हैं। जहाँ आज तो पे ये जो उनके दिल में आ रहा है बोल देते हैं, जहाँ पे परंतु सही जब रिजल्ट आते आते हैं, बेदी जी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जहाँ पे सही रिजल्ट आते हैं, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है, चाहे वो हिमाचल में बने, कर्नाटक में बने, इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वहाँ पे फेयर होते हैं इलेक्शन। क्यों ढींगरा साहब? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ढींगरा साहब बोल लो। देखिए सवाल ये नहीं है, हाँ। सवाल ये है हाँ। कि बोल रहा हूं ना, चंडीगढ़ का हाल देखा आपने? हाँ। चंडीगढ़ में किस तरह से जो हमारे अधिकारी है वो 8-8 वोटों को काटते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। वो ईवीएम थी क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई इनको। हाँ, तो वो गड़बड़ हिमाचल की के तो अंदर 6 हाँ। सुनिए हाँ। हिमाचल के अंदर 6 एमएलए को उठा करके, सुनो, खट्टर हाँ। साहब की टीम में उठा के लेके जाती है एमएलए को, हाँ। वहां भेज रहे हरियाणा की गाड़ियां, और वो 6 एमएलए को उठा कर लेके जाती है। जी तो जी, सवाल इसमें सुनो, इसमें मैं अगर- आपसे अगर बिल्कुल गुजरात की एक ना सरकार- ढींगरा साहब, अगर ये गोवा अलग की मुद्दा सरकार लेकर आ कहते गए। हैं- जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को चला रहा है, उसके एमएलएस को उठाकर हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो ले जाती है। ये कितनी शर्मनाक बात है। एसपी उसका, डीजी उसका,
कानून व्यवस्था, उसकी इंटेलिजेंस, यही तो उसकी, कह रहा हूं। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे? अगर वो उठा के ले गए तो नो, नो, उठा नो। के नहीं ले गए, वो उसको आराम से जनता ने गए, वोट किसको दिए? वो आराम से गए वहां पर। नहीं हाँ। उस 6 ना मुकेश जी, ये मुद्दा नहीं है। हाँ, तो मुद्दे से आप भटके थे, मैं लेके आया आपको आप मुद्दे सुने से। हाँ मैं ये कह रहा हूं, उन 6 एमएलए को वोट किसने दी थी? जनता ने। हाँ कांग्रेस को दी थी ना? हाँ। नहीं 6 एमएलए को कांग्रेस को वोट दी थी ना? हाँ, तो धोखा इनका कौन क्या कर रहा है? अधिकार बनता है उनको उठाने का? धोखा कौन जब कर रहा है? वोट कांग्रेस को मिल वोट रही दी है थी, 6 एक मिनट MLA एक मिनट, को, कांग्रेस को वोट दी देखिए, थी, धक्का बिल्कुल कर रहे हैं लॉजिकल ना बात होती है। एक मिनट, कांग्रेस वालों को आप वोट दी सुनिए, थी। एक आप मिनट सुनिए, एक मिनट ये ढींगरा साहब, एक लोकतंत्र नहीं मिनट है। ढींगरा जी, एक मिनट, ये- कांग्रेस को वोट दी थी। मुकेश- वो जो 6 विधायक थे कांग्रेस के नाम पर चुन के आए थे, लेकिन उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री नहीं बनाया या चेयरमैन नहीं बनाया, तो वो नाराज हैं और वो वहां से फिरक गए। तो इसमें भाजपा का कहां से रोल आ गया, ये बताइए आप। नहीं नाराजगी कोई नहीं है उनकी। अच्छा। उनको कितने नहीं आप अभी फिर दूसरे पे आओ, फिर भ्रष्टाचार पे आओ। आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक स्कैम पॉइंट हुआ पे अभी नहीं अभी, रुकोगे। हाँ। ये जो अंडरहैंड चल रहा है अभी, हाँ। जो ये अपने आंकड़े जो है देश में नहीं दे रहे। हाँ। सुनिए सी ना, जो आंकड़े एसबीआई नहीं दे रही थी, उनको भी रोकने के लिए, इसका मतलब मोदी जी ने जोर लगा रखा था ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वो आंकड़े निकल के आए बाहर। और उसमें ये देखे हाँ। कि पाकिस्तान से भी इंडिया के अंदर फंडिंग हो रही है, तो राष्ट्रवाद कहाँ गया हमारे देश का? अभी ये वाली इसका जो मतलब बातें कर मोदी रहे हो जी को ना यही आप, नहीं पता लग रहा कि सुनो ढींगरा पाकिस्तान साहब, ये से जो बातें फंडिंग कर रहे हो, इंडिया में आ रही है। ये अपने पूर्व ये भी खेल है। मुख्यमंत्री दूसरी बात सुनिए। भूपेंद्र और सिंह बता रहा हुड्डा की एक फेवरेट और लाइन बता रहा हूं। थी, ये हाइपोथेटिकल है। और अभी बता सुनिए, रहा हूं। आपको नहीं पता किसको कितना दिया, और वो जो आंकड़ा आया है उसमें 6000 नहीं, करोड़ नहीं, से ज्यादा अभी भाजपा एक को मिला है। मिनट, सुन एक लीजिए मिनट, सुन लीजिए, आप मैं थोड़ा रख दे, मैं और बात कर रहा समझाना हूँ, चाहता एक मिनट हूं। सुन लीजिए, आपको भी सुनिए, सुनते हैं ना, हम भी, है ना। उसमें 1600 करोड़ कांग्रेस को भी गया है। हम ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। 6000 करोड़ मिला है। हैं? हाँ बिल्कुल मिला है, हाँ। लेकिन जो जहां हाँ। सर नहीं है मुद्दा। इसके साथ साथ बता रहा हूं ना, जो एजेंसियां हमारी उसके पीछे काम कर रही हैं, उस कंपनी को पहले इनकम टैक्स की रेड मारते हैं और फिर उसके पैसे जो है भाजपा के खाते में जमा होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है या नहीं है? तो जो आप ये बताइए, क्वेश्चन मार्क जो जो है, कंपनियां वो अभी इनकम टैक्स की रेड मारी गई है, ये हमारी एजेंसियां हैं भारत की। एक मैं आपको और वो- लॉजिकल सुनिए, चीज वो अभी समझाना चाहता आंकड़े आए नहीं, हूँ। आंकड़े सुन भी आ रहे लीजिए, हैं। सुन 6000 लीजिए। करोड़ में ही आंकड़े हैं वो। अरे सुन तो लीजिए गुरुजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 6000 अभी करोड़ एक में मिनट, ही वो मैं आपको आंकड़े समझाता हूँ ना हैं। एसबीआई 6000 बॉन्ड करोड़ का। में ही है, मैं जो आज, भाजपा को मिले हैं। अरे गुरुजी एक मिनट बात सुनिए आप, मैं एसबीआई बॉन्ड का जो अभी तक का घटनाक्रम है वो आपको समझाता हूँ। हो सकता है मंडे को हाँ बदल जी, हाँ जाए। जी। अभी घटनाक्रम ये है कि जो एसबीआई का इलेक्ट्रो समझाइए। बॉन्ड था, वो किसी समझे। कंपनी ने खरीदा। उस कंपनी का नाम है एसबीआई के पास। फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने उसको बुलाया उसका नाम है। लेकिन वो जो पॉलिटिकल बॉन्ड जिस पे आज की डेट में आप आरोप लगा सकते हो, मंडे को हो सकता है कि वो आरोप आपका गलत निकले या सही निकले। वो कौन सी कंपनी थी जिस पे रेड मारी? वो कंपनी तो नहीं थी जिसको कांग्रेस एक मिनट को दी बताता थी। हूं। ये पता ही नहीं मैं है सर बताता अभी। हूं। तो इस मैं वाली बता रहा बात हूं। पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। सुनिए, बात चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं बता रहा हूं और ना, ये जो थोड़ा सा- चुनाव होने थोड़ा सा वाले एक हैं इस आंकड़ा पे बात दे दूं। हो रही है। हाँ आपकी नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं दीजिए। सर, थोड़ा सा आंकड़ा देता हूं इसी दीजिए, का। दीजिए। एक मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है। हाँ। हमारे हर देश के अंदर सड़कें बना रही है। उसके ऊपर पहले इनकम टैक्स रेड मारती है, फिर वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं। उसकी डेट और टाइमिंग पे सवाल है। फिर वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं और वो खाते में जमा हो रहे हैं। फिर उसके बाद मेगा कंपनी फिर रोड बनाती है, फिर उसके ऊपर इनकम हाँ, टैक्स वही मैं समझा रहा था। आप सुनते नहीं है ना, और वो बॉन्ड दिए जा आप रहे हैं। सुनते नहीं तो हो। वो कौन से आप खाते में जमा सुनते हो नहीं रहे हो, हैं? आप सुनते नहीं हो। यही सवाल की बात आप कर रहा हूं। सुनते नहीं हो। ये- वो ये जो ऐसी कंपनियां अभी आज की तारीख में, आज की तारीख में खाते में 6000 करोड़ है। वो कितनी सारी कंपनियां अरे हैं? सुनिए 20-30 ढींगरा साहब, कंपनियां हैं, 30 कंपनियां। ये बड़ा मुश्किल है आपके साथ। मैं कह रहा हूं आज की इनकम तारीख में, टैक्स की आप सुनो, आपको पता है मैं हमेशा तर्क पे आधारित बात करता हूं। आज की तारीख में आपको ये पता ही नहीं है कि जिस कंपनी का आप मेगा का, रेखा का, शीला का नाम ले रहे हो, उस कंपनी ने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो दिए किसको हैं। अभी तो आप यूट्यूब से मिली जो ज्ञान है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जो मिला ज्ञान है, उसको आप एक चैनल पर बखारने की कोशिश कर रहे हो जो तथ्यों पे आधारित नहीं है। आप- हो आपके सकता है हिसाब से- वो ठीक हो,
लेकिन उसके लिए आपको No, no, no. जब एक मिनट सुनिए, No, जब no. अरे सुनिए ना सर, जब हाँ. एसबीआई जो क्रमांक नंबर है बॉन्ड संख्या का, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जमा कराती है तो उस क्रमांक के आधार पर जब आप सोमवार को या मंगलवार को ये तर्क देंगे तब इस तर्क को माना जाएगा। ये मैं कह रहा हूं बेदी साहब जी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी आपकी है तो मैं जितना तो अभी सिर्फ मैं तो अभी बता रहा हूं ये गड़बड़ हुई है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना। अब वो जो आप मेघा शीला का नाम ले रहे हैं, वो क्या पता वो वाले बॉन्ड कांग्रेस को दिए हो, इस करके सरकार ने छापे मारे हो, आपको थोड़ी ना पता किसको दिए हो। तो अभी तो आप वैसे ही हवा में बात कर रहे हो। किशन बेदी जी सरकार आपकी है हरियाणा में, जो रेड हो रही है ना सरकार आपकी है केंद्र में, तो जो अच्छी बातें हैं वो भी आपकी, लेकिन जो कमियां हैं उसके आरोप भी आपको सहने पड़ेंगे, उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। तो अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम जाएं और उस पर जो कांग्रेस है वो सवाल ना उठाए, उस पर जो आम आदमी पार्टी है वो सवाल ना उठाए, उसमें एआईडीएम के सवाल ना उठाए, टीएमसी सवाल ना उठाए। देश में ऐसे कौन से मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं? आप भी लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये केवल जी की ये आदत है किसी भी मुद्दे पे कोई बात ना तो सुनेंगे ना उसको सुनने का रिप्लाई देने की बात होती है। अब यदि बोलने पे आ जाऊं तो फिर मैं तो रुकूंगा ही नहीं, मेरे को तो रोकने वाली हिम्मत ही नहीं है। परंतु बिना सिर पैर की बात करके अब हमें देश भर का मतदाता देख रहा है। आप मेरे को पता, आप दोनों बहुत गहरे दोस्त हो, ये भी मेरे को पता, और ये मैंने दर्शकों को भी बता दिया। मैं जहाँ खड़ा था, मैं जहाँ से खड़ा था, अब केवल जी को बोल दीजिए, मत बोले। मैं यहाँ खड़ा था कि ये कह रहे थे कि एनडीए की 100 से नीचे कम सीटें आएगी। ये चीज मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले कि ये 4 जून को फिर चिल्लाएंगे नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप ऐसा मौका दोगे इनको, आप ऐसा मौका दोगे कि 4 जून को ना चिल्लाएं? रिजल्ट अगर इनके पक्ष में आएगा तो बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। दूसरी बात, ये लोग किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, महंगाई का लगाएंगे, कभी किसी चीज का लगाएंगे, कभी किसी, केवल जी की आदत है बिना सिर पैर की बात करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये केवल जी को अकेले को महंगाई चुभ रही है, देश की जनता को चुभ रही है? जी आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उनका ताल्लुक ना भाजपा से है ना कांग्रेस से है, इंडिपेंडेंट है और अपने दम पर ये इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आए। और हरियाणा की राजनीति में घराने की बात करें तो देवीलाल जी का नाम कौन नहीं जानता। तो जब वो उप प्रधानमंत्री थे तो कहते हैं कि सत्ता जो है रणजीत सिंह चौटाला ही चलाया करते थे, क्योंकि उनके बेटे हैं। चौटाला साहब अभी मेरे साथ स्क्रीन पर किशन बेदी जी हैं, आप जानते हैं, केवल ढींगरा जी हैं, तो इनको भी मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। तो अच्छी अच्छी बातें आप कहेंगे और ये सुनेंगे, और आप से हम ये भी ज्ञान लेंगे कि ये जो चुनाव है इनमें किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए पार्टी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, और कैसे अपनी पार्टी को जिताया जाता है, कैसे अपने संगठन को मजबूत किया जाता है। चौटाला साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है। और लगातार जो है फोन लाइन में दिक्कत आ रही है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपको अब मेरी आवाज़ आ रही हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई नहीं, जो चल रहा है इसी से काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल तो बहुत आ रही है। ये ढींगरा साहब भी बैठे हैं, ये हुड्डा साहब के मीडिया एडवाइज़र हैं, किशन बेदी जी भी बैठे हैं, ये खट्टर साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। और आपसे बड़ा एडवाइज़र तो हमें कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो चौधरी देवीलाल के एडवाइज़र थे, बेटे भी थे उनके, और पूरी सरकार हिंदुस्तान की चलाते थे जब वो प्रधानमंत्री थे। तो आप क्या एडवाइस देंगे हमारे दर्शकों को, वोटर्स को, कि इस बार जब वो वोट डालें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी चीज़ें भूल जाएं, कौन सी याद रखें? जी, भारत से बड़ा कोई डेमोक्रेटिक देश नहीं हो सकता। मैं आपको एक बता रहा हूँ, 1977 में जब चुनाव हुआ था, मुझे पता नहीं दूसरे जो लोग बैठे हैं कि उम्र में कितने बड़े हैं, मैं 75 क्रॉस कर गया। मैंने वो वक्त देखा 1977 का जब स्वीप हुआ था, और उस वक्त गार्डियन जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार है उसने लिखा था। जी, हेलो, जी 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 सुन रहे हैं आपको। उसने लिखा था कि आई सल्यूट इंडियन पीपल who are so democrat कि they are hungry, they are without clothes, but they are so much aware about the democracy.
दिस वॉज द रिएक्शन आफ्टर 77 इलेक्शन। मैं आपसे बता रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में, 57 में और 62 में 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। जी उस वक्त रीजन अलग थे, देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी लीडरशिप थी, ब्रिटिशर्स का राज गया था और लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद आजादी ली थी। सुभाष चंद्र बोस पटेल साहब का बहुत बड़ा रोल था जी और उसके बाद वो 3 बार बने। उसके बाद आज तक कभी भी कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना। इंदिरा जी को भी बीच में एक ब्रेक मिल गई थी 77 में। जी और उसके बाद मोदी साहब दूसरे देश के नागरिक हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ा, इंग्लैंड, अमेरिका में भी 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, इंग्लैंड में भी कभी कोई 15 साल नहीं बना। मैं ये समझता हूँ कि इतना अभूतपूर्व समर्थन किसी भी नेता को नहीं मिलता। जी तो चौटाला साहब के मुताबिक जो कांग्रेस पार्टी है इस वक्त तो लीडरशिप के कारण डगमगा रही है और जिसके कारण जो नतीजे वो लाना चाहते हैं वो नहीं बिल्कुल ला पा रही देखिए है। लोग, जी देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार मैं आपसे बता रहा हूँ, जेपी मूवमेंट आया था 1977 में। मैंने सब वक्त देखते मैं लोगों की नब्ज पहचानता हूँ। देखिए 1977 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने केवल जयप्रकाश के नाम की वोट दी, किसी दूसरे का नाम ही नहीं था, जेपी मूवमेंट। और उसके बाद जब नेता का चुनाव हुआ तो इस पे महात्मा गांधी की समाधि पे सब एमपीज गए थे। हाँ। जो चरण सिंह के साथ जो उनका लोकदल था उसमें 84 एमपीज थे और बीजेपी के 56 एमपीज थे। जी कांग्रेस के 16 मेंबर थे और आपके चंद्रशेखर बहुगुणा जी के इनके 21 मेंबर थे। और वहां जाके जयप्रकाश ने नाम रख दिया कि मोरारजी भाई देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। लोगों ने मोरारजी भाई को मान लिया, जेपी मूवमेंट था, सारा कुछ वो था। एक दोबारा एक वक्त आया जिस वक्त जो देवलाल वीपी सिंह का मूवमेंट आया था। पूरे देश में जो उन्होंने, जो देवलाल ने कहा वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें हटा दिया, चंद्रशेखर बना दिए। आज मोदी साहब का वक्त है। पूरे देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखना तमिलनाडु में 5-7 सीटें आएंगी, उड़ीसा टोटल इनका हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में, मैं आप लिख लेना मैं जो कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में आज 18 सीट हैं, ये 23-24 भी क्रॉस करेंगे। हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये पहले की तरह रिपीट होंगे। जी जी आपसे मैं माफ़ी के साथ आपसे विदा चाहूँगा क्योंकि जो ऑडियो है, आपकी जो आवाज़ है वो साफ़ नहीं आ रही। हालांकि जो बातें हैं आपकी हम समझ पा रहे हैं। दोबारा से आपके साथ मैं जुड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूँगा। वापस रुख करते हैं एक बार हम किशन बेदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, एडवाइज़र के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, एडवाइज़र के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अंतिम सवाल आपसे किशन बेदी जी, अब क्योंकि रणभेरी बज चुकी है और 10 की 10 सीटें जो हैं उसमें आपने इंडिपेंडेंट को या किसी दूसरी पार्टी को उसमें गठबंधन नहीं करना है, तो अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ले जा रहे हैं आप और कह रहे हैं कि हमें वोट दो, सपोर्ट करो, हमें फिर से लेकर आओ? मुकेश जी, जी आपको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो मेरे साथ लगता है कि दूसरी साइड से कैप्टन अजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, रंजीत चौटाला जी चले गए अभी हैं? हाँ रंजीत चौटाला जी चले गए क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ रही थी और मुझे सबसे ज़्यादा शक आप पे ही है कि आपने थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ करवाया है। तो, अरे भाई साहब मुझे क्यों जी 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 मैं मेरा विषय उसमें रह गया था पूरा। हाँ, आपकी आवाज़ अब थोड़ी दबी दबी आ रही है। इस विषय को आगे रंजीत चौटाला जी ने बढ़ा दिया। हाँ हाँ और केवल हरियाणा के 1-2 जिलों में घूम के ये जी जी हाँ खानचित्तर हाँ रंजीत चौटाला जी ने बड़े आराम से और ठीक तरीके से खींच कर दिया। हाँ परंतु अब ये जाके रुकेंगे हिमाचल पे, हमारे 6 विधायक हाँ तोड़ लिए, फिर चले जाएंगे ये आम आदमी पार्टी की चेयरमैनशिप मेयर की ले ली। हाँ अरे भाई आप लोगों को कोई एमएलए को किडनैप किया, एमएलए को उठाया, सुक्खू सरकार ने कहीं एफआईआर कराई क्या? हाँ बताइए ना। ये दिन के एमएलए किडनैप, अरे वो अपनी मर्जी से आए हैं, उनका असंतोष और सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हाँ। उस मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। उनका कैबिनेट मंत्री कहता है विक्रमजीत सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बेटा, कि हमें तो अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास ही नहीं है। और यहाँ पर बैठकर ये आरोप हम पे लगाएंगे
अब दूसरी बात मैं कहना अच्छा, चाहता आप था। नाराज ना हो, आप नाराज ना हो। ऐसे एक बार कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ हैं, जो आप दोनों के ही वरिष्ठ हैं, उनसे भी एक बार लेते हैं, फिर ढींगरा साहब और आप तो बने हो। कैप्टन साहब, ये झंडा देख रहा हूँ गले में डाल रखा है, कांग्रेस का साथ सबका विकास, जी जी क्या नारा दे रखा है आजकल आपने? है जी। क्या नारा दिया है आज आपने? नारा हमारा यही है कि इस बार चुनाव जीतें और इस बार जो है बेहतरीन प्रदर्शन होगा हमारा। जी। और ये जो 25 मई है, हाँ। ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जो बॉन्ड दिए थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, हाँ। हाँ। वो इतना निकला है, 8500 करोड़ है, उसका इनको जवाब देना। ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो जिनको ईडी का जो लगी थी, उनसे मैंने सुना है कि ईडी वालों ने या टैक्स वालों ने तो उन पे छापे मारे जिन्होंने कांग्रेस को बॉन्ड दिए थे। 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस वालों को देगी अलग अलग कंपनियां, उन वालों पे मारे छापे, मेरे को ऐसा सुनने में आया। जवाब दवाई जो चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। जो गैम्बलिंग करने वाली जो कंपनी है, उससे पैसा तो लोगों का एक काम एक ही है, खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना। अभी हिमाचल के बारे में जिक्र कर रहे थे। अरे भाई, हिमाचल में आपने जो है धन बल का, हेलीकॉप्टर का, सीआरपीएफ का दुरुपयोग किया आप लोगों ने, और लेकिन उसके बावजूद भी आप सरकार नहीं गिरा सके। आप जो है, आपने राजस्थान में प्रयास किया, वहां आप विफल हो गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो मिलता था आपको, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा मिलता था, उसका दुरुपयोग करके तुम लोगों ने हत्या की। तो आप जा रही है, कभी पुलवामा अटैक के नाम से आप जो है जनता को भड़काते हैं, बालकोटों में अटैक कर देते हैं, पिछली बार जीत गए। इस बार भगवान राम के नाम से उनकी भावनाओं से खेलते हैं। अरे कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, IIM खोलो, IIT खोलो, पूरे देश के अंदर जो है जितने भी जो काम हुए हैं, आज चाहे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर उन्होंने अगर वहां पर चांद तक पहुंचे हैं, ये सब जो है आइसरो किसने बनाया था, ये भाखड़ डैम किसने बनाया? तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इनका केवल एक ही काम है कि लोगों की भावनाओं से खेलना, और केवल एक ही मकसद है कि किस प्रकार से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम करना है, और ईडी का दबका लगा के जो है लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। बिल्कुल। आप जो ये सारे आरोप लगा रहे हो, ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के, मशीन में जाते हैं। ये भी मंत्री रहे हैं खट्टर साहब की सरकार में 2014 से 19 तक, किशन बेदी जी। ये जो कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों में काफ़ी दम है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों का कैसे जवाब दोगे आप? मैं आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारे बड़े आदरणीय हैं, बड़े लंबे समय तक हरियाणा सरकार में वजीर रहे हैं, कई बार लगातार विधायक रहे, और हमारे साथी भाई चिरंजीव भी आज के दिन इनके बेटे विधायक हैं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। परंतु पिछले 10 साल पहले तो देश के अंदर लगातार 10 साल सरकार कांग्रेस की थी। तब पश्चिम बंगाल में लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया इनको? वहां तो ईडी नहीं थी उस समय, तो ईडी इनके पास थी। उड़ीसा में किसी ने इनको वोट नहीं दिया, तमिलनाडु में इनको किसी ने वोट नहीं दिया। पिछले 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में कोई इनका विधायक नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर समझौते कर करके 2-2, 4-4 सीटें लेके ये गुजारा कर रहे हैं। गुजरात में तो इनका नामो निशान मिट गया। अब आज ईडी पे आरोप लगाएंगे, जब इनकी केंद्र में सरकार थी तब किसी ने इनको वोट दिया नहीं, पंजाब में इनकी एंट्री नहीं थी। अब कौन सी बातों का किस बिना वजह सिर बेसिर पैर के आरोप लगाना कोई शोभनीय विषय नहीं है। बात आएगी मुद्दों की, बात आएगी विचारधारा की, बात आएगी सोच की। आपको राम मंदिर बनाने से किसने रोका था जनाब? आप तो 6 बार विधायक रहे, 7 बार। हमने तो नहीं रोका आपको राम मंदिर मत बनाओ। आप तो जब तो आप
कहाँ पे मक्का मदीना के लिए लोगों को सब्सिडी दिया करते थे, वहां के उन लोगों को जहाज बुक करा कर दिया करते थे, तब तो राम आपको याद नहीं आया। आप लोग एफिडेविट देते थे सोनिया जी के द्वारा कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु ही नहीं है दुनिया के अंदर। आज राम मंदिर बन गया, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन गया। राम आज राम आप लोगों को परेशानी होगी। राम राम आज राम के नाम पे करे वोट मांग रहे। आप हमने तो कैप्टन एक बार अजय ही जी नहीं से कहा कि ऐसे राम के नाम पर वोट देते। कैप्टन हम तो अजय एक जी से बात आप ऐसे बात करोगे राम के नाम पर तो वो ठीक नहीं रहेगा। बहुत धार्मिक आदमी है कैप्टन अजय यादव जी भी, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई उसके अलावा और काम करो। जैसे ये कह रहे थे हमने इसरो बना दिया, जो हमने एस्ट्रोनॉट थे उनको चांद पे पहुंचा दिया। राकेश शर्मा जब गए थे तो इंदिरा गांधी पूछ रही थी कि हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है आपको, तो राकेश शर्मा कहते थे मैडम सारे जहां से अच्छा। जम्मू कश्मीर के अंदर तो हाना वो हो वाली रहा चीजें था, बोल रहे उन हैं। लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी का अधिकार नहीं था, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। कांग्रेस की काली करतूतों की वजह से आज हमने धारा 370 तोड़ के उन लाखों लाखों परिवारों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपके समय तो आतंकवादी आते थे, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट, दिल्ली में बम ब्लास्ट, सूरत में बम ब्लास्ट, बेंगलोर में बम ब्लास्ट। आज आके दिखाए ना आतंकवादी। जम्मू की बॉर्डर तो पार करेगा, श्रीनगर कश्मीर का बॉर्डर तो पार करेगा, परंतु पठानकोट में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो नामुमकिन है, मतलब अंदर आना, ऐसा बोलो। हाँ ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है इस बात के लिए कि वापस अपने पैरों वापस नहीं जाओगे। हाँ। क्योंकि सरकार का शेल्टर नहीं होना आतंकवादियों को। नहीं, पहले कुछ 6 साल के अलग बच्चे मतलब हमारे निकल गया सैनिकों पर पथराव करते थे। ढींगरा साहब ने भी अपनी डायरी में काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, क्योंकि आखिरी दौर है चर्चा का। ढींगरा साहब आपको उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको मैं वैसे ही देख रहा हूँ, और डायरी में जो लिख रहे हैं उस पर भी मैंने निगाह मार दी। अब आपके पास 2-3 मिनट है, तो आप बोलिए और फिर आज का जो विशेष बुलेटिन है इसको हम विराम देंगे। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, आंध्रा में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी नहीं है, झारखंड में बीजेपी नहीं है, हिमाचल में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं है। तो जो नई स्टेटों में बीजेपी जहां नहीं है, उसके लिए हम तो नहीं इनको कुछ कह रहे, लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि स्टेट में हम नहीं है। एक सवाल पूछूंगा ढींगरा साहब, क्योंकि आप सबसे प्यारे मित्र हैं हमारे। ये कितने स्टेट हैं जिनमें बीजेपी नहीं है? सुनिए जी, कितने स्टेट हैं ये तकरीबन? जी गिन के बताओ जी, गिन के बताओ कितने। मैं बता दी ना, कितने हैं? 2, 4, 6, 10 स्टेटों में बीजेपी नहीं है। बस तो एक 10 स्टेट में बीजेपी नहीं है। एक छोटा सा जो प्यारा मैंने गिनाई आपको, सा 10 स्टेट है जिसमें बीजेपी नहीं है। एक मासूम सा सवाल है, ये जो 10 स्टेट आपने गिनाए, यहाँ पे जो चुनाव थे ये बैलेट पेपर से हुए थे या ईवीएम लगी थी यहाँ पे? हाँ, नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल दूसरा है। इसके साथ साथ बताना चाह रहा हूं ना, हमारे पास तो देखो ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना इलेक्शन कमीशन है। हम मोदी सरकार सत्ता में रही है, हम तो ओपोजिशन में बैठे हैं ना। ये जो इनकम टैक्स की रेड होती है और उसके बाद कंपनी जो है वो फटाफट बॉन्ड स्कैम खरीदती है, वो तो हम नहीं ना कर सकते। हम इनकम टैक्स नहीं भेजते, फटाफट एसबीआई से बॉन्ड खरीदे। ये तो कौन खरीद रहा है, कौन इनकम टैक्स की रेड मार रहा है, ये सोचने का विषय। हम तो ओपोजिशन में बैठे हैं, हमारे पास तो ये इनकम टैक्स हमारे अंडर में नहीं है। ये जिसके अंडर में है, सवाल तो उससे पूछना चाहिए ना कि वो इनकम टैक्स की रेड हुई और पैसा आ गया, तो ये कैसे आ रहा है? अब इसमें और क्या है दूसरी कि बात ये भी है, जो ये एसबीआई बॉन्ड वाला है ना सर, इसमें एसबीआई बॉन्ड वाला है ना जी, ये वो हमाम है। एक मिनट माफ कीजिएगा, एक मिनट, ये वो हमाम है ढींगरा साहब जिसमें सभी नंगे हैं, बस अमाउंट का फर्क है, किसी को ज़्यादा मिल गया है, किसको कम मिल गया है। अब कांग्रेस भी उसमें इस तरीके से तो शामिल नहीं है कि कांग्रेस ने वो बॉन्ड्स लिए ही नहीं है। 1600 करोड़ का आंकड़ा तो आपका भी आ गया है। ये सत्तारूढ़ पार्टी थी, इनका ज़्यादा आ गया है, जो आपसे कमज़ोर थे उनके कम आ गए। लेकिन कोई शायद ही कोई पार्टी है जिसने उसको लेने से मना कर दिया है, तो इस आरोप में तो दम लगता नहीं है। सुनिए, नहीं, चंदा लेना जुर्म नहीं है सर, चंदा लेना जुर्म नहीं है, चंदा जबरदस्ती लेना जुर्म है। जबरदस्ती कैसे प्रूव करोगे आप? पहले इनकम टैक्स की रेड करो और फिर चंदा लो, वो जुर्म है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए फिर मैंने आपसे देखो अभी 10-15 मिनट पहले बात की थी, उससे फिर क्रमांक आने दो पहले उसका बॉन्ड का, फिर इस विषय पे अलग से बात कर लेंगे। अभी नहीं लगा सकते आप आज की डेट में आरोप।
बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, हाँ। देखिए मोदी जी के टाइम पे एक सेकंड और थोड़ी सी बात। हाँ। मोदी जी के टाइम पे पुलवामा ब्लास्ट हुआ था, उसका बारूद कौन लेकर के आया था बताया तो नहीं अभी तक। ये कह रहे थे कि पहले ये होता था, पहले वो होता था। ये भी तो बताओ कि पुलवामा में ब्लास्ट लेकर के कौन आया था मोदी जी के टाइम पे जो हुआ था, जिसपे हमारे इतने सारे फौज के जो जवान मरे थे, उसका भी तो मोदी जी बताए ना कि कैसे कैसे हुआ ये काम और किसने किया। आप तो सबसे क्योंकि सबसे इनका- पुरानी इनका पार्टी मामला के है, सबसे पुराने सिर्फ प्रवक्ता वोट लेनी है, हैं। किसी बहुत सारी भी चीजें सेक्टर में। ऐसी होती हैं जो राष्ट्र के हित में डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, और ख़ास तौर से जो अपनी एजेंसीज हैं उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र हित में नहीं होती हैं। वापस एक बार कैप्टन अजय यादव जी का हम रुख करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, कैप्टन साहब क्या तैयारी है आपकी? देखिए, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टाइम में 370 जो है धारा इन्होंने हटा दी, और उसके बाद वहां मारते होते रोज ऐसा दिन होता जहाँ हमारे जवान शहीद नहीं होते हैं। दूसरी बात, जहाँ राम मंदिर की बात है, राम मंदिर कोई बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है। हाँ कि कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ है। हाँ और समझता हूँ कि राम जो है वो हर कण है, और अगर हमने राम के मंदिर के बात कब नहीं करना, और अगर कोई इसका सारे खोले थे राम मंदिर राजीव खोले थे, इसका मकसद ये है कि ये देने की बात करते हैं। तीसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि जो है इनके राज जो है कि बहुत बढ़िया हमने काम कर दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर आप बढ़ाओ, आपने बनाया और कोर्ट के आदेश से बनाया है, लेकिन ये इनका कोई नहीं है। राम को जब अगर बारिश नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं किशन बेदी जी। राम जो है हमारे सबके हैं, और जितना आप मानते हो वो कैप्टन अजय यादव भी मानते हैं, ढींगरा साहब भी मानते हैं। तो राम वाला जो है वो क्रेडिट आप मतलब ये भी तो राम को मानते हैं। अभी देखो जो इन्होंने तिरंगा भी लगा रखा है उसमें भी हमारा झंडा है ना, तो उसमें भी रंग दिखता है एक। हाँ, तो वो तो जी सभी एक के जो ही हैं। बात जो इन्होंने कही, एक बार जय श्री राम तो बुलवा दो। तो जय श्री राम बोल देंगे, बोल दो जी कैप्टन अजय यादव जी, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है अपने को? तो सिया राम बोलेंगे, सिया राम, हाँ सिया राम बोलते हैं। हाँ और बात ये है हाँ कि ये बोले कि गौर से मुर्दाबाद, ये बोल के दिखा दे मेरे को। हैं? गौर से मुर्दाबाद बोलो, आप जैसे बोलो गौर से मुर्दाबाद, बोलेंगे गौर से मुर्दाबाद, कौन से? गौर से मुर्दाबाद बोलो। हाँ महात्मा गांधी के जो कातिल हैं हाँ उसको मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। हाँ तुम्हारी जो तुम्हारी है गौर से वाली संस्कृति, हमारी महात्मा गांधी की संस्कृति है। और जहां तक सवाल है बॉन्ड का, अभी मुकेश जी कांग्रेस छोड़ने के लिए इनकम टैक्स पेड होने के बाद, और फिर वो 14 ऐसी कंपनी है जिन्होंने इनको पैसे दिए, तो वो क्या है, वो एक्सटॉर्शन है। उसके बारे में मंडे को डिस्कशन करेंगे जब ये लिस्ट आ जाएगी। फिलहाल आज का जो अपना मुद्दा रहा है, और जो मुद्दा था वो जो चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की थी, तो कौन कौन सी पार्टीज के क्या क्या जनता के बीच में जाके रखेंगी, तो उसका जो लबो लबाब है एक अलग अंदाज में, चुटीले अंदाज में या चटपटे अंदाज में, वो पार्टी के अलग अलग नेताओं के जरिए आपके सामने आ ही गया होगा। तो अब ये जो अगले 2-2.5 महीने हैं ये काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाले हैं। तो आप लगातार सूर्य समाचार देखते रहिए। नेता, अभिनेता और कार्यकर्ताओं की क्या भावनाएं हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल कैप्टन अजय यादव जी आपका, केवल ढींगरा जी आपका, और कृष्ण बेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रंजीत सिंह चौटाला और मूलचंद शर्मा जी भी हमारे इस परिचर्चा का हिस्सा बने। आप दोनों को अभी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शक जिन्होंने हमारे इस बिग न्यूज़ बिग शो के स्पेशल एडिशन को देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग न्यूज़ बिग शो के इस स्पेशल एडिशन को अब यहीं पर विराम देंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।